नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि कुंडली में कुछ विशिष्ट राजयोग किस प्रकार से बनते हैं। आइए देखते हैं ग्रहों की और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो कुंडली में राजयोग का निर्माण करती हैं और जातक पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। यदि लग्न चतुर्थ, सप्तम, नवम या दसम भावों में से किसी में वर्गोत्तम होकर स्थित हो और नवम भाव का स्वामी अपनी स्व राशि या उच्च राशि में वर्गोत्तम होकर केंद्र या नवम में बैठा हो तो जातक अत्यंत वैभवशाली राजा होता है, जो हाथी के कंधे पर रखे हुए सोने के सुंदर विमानों में चलता है, जिसके दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं। कैसे देखिए जानते हैं उदाहरण कुंडली में। लग्नेश कौन सा है? मंगल है। मंगल कहां पे स्थित होगा? या तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, नवम और दसम में। इसमें से कहीं भी स्थित हो, मतलब केंद्रों में, 4 केंद्र में और एक नवम स्थान में से किसी में वर्गोत्तम में होकर के स्थित हो, अर्थात जिस राशि में स्थित हो मंगल उसी नवांश में हो। मान लीजिए लग्न में ही स्थित है मंगल और वर्गोत्तम में होकर के लग्न में स्थित है लग्नेश, और नवम भाव का स्वामी अपनी स्व राशि या अपनी उच्च राशि में वर्गोत्तम होकर केंद्र में या नवम में ही बैठा हो। नवमेश उदाहरण कुंडली में कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति स्व राशि का होकर के या उच्च राशि का होकर के, तो मान लेते हैं यहां पे उच्च राशि में बृहस्पति अपना केंद्र में बैठा है और वर्गोत्तम में होकर के बैठा है, कर्क के नवांश में भी है और कर्क राशि में भी है, या फिर बृहस्पति यहां भी अपनी राशि में भी नवम स्थान में बैठ सकता है। यहां ही बैठने से वर्गोत्तम में यदि है, धनु के ही नवांश में है तो वर्गोत्तम स्थिति होगी, जिसमें बताया गया कि नवम में जो है वो अपनी उच्च राशि या स्व राशि में स्थित होकर के केंद्र में अथवा नवम स्थान में वर्गोत्तम होकर के बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक अत्यंत वैभवशाली राजा होता है और जो हाथी के कंधे पर रखे हुए सोने के सुंदर विमान में चलता है और जिसके दोनों ओर चंवर हिलते रहते हैं। यह प्रतीकात्मक है। पुराने जमाने में राजा लोग के साथ ऐसी व्यवस्था होती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में हम यही समझेंगे कि ऐसा मनुष्य बहुत ही वैभव संपन्न होता है। ये क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लें हम लोग। लग्नेश लग्न चतुर्थ, सप्तम, नवम या दसम भावों में से, अर्थात लग्नेश केंद्र में, चारों केंद्र में या नवम भाव में किसी एक में वर्गोत्तम होकर के बैठा हो और नवमेश अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में वर्गोत्तम होकर के केंद्र में अथवा नवम स्थान में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वैभव संपन्न राजा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिस जातक की कुंडली में धवल कांति से उज्जवल चंद्रमा, मतलब पक्ष बली, चंद्रमा में पक्ष बल हो, वैसे चंद्रमा को हम धवल कांति से उज्जवल चंद्रमा बोलते हैं। को स्व राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो वह चाहे निषाद कुल में पैदा हुआ हो राजा होता है। पक्षबली चंद्रमा, मान लेते हैं चंद्रमा यहां पे धवल कांति का चंद्रमा कब से कब तक होता है? हम लोग जानते हैं बलि चंद्रमा शुद्ध पक्षी एकादशी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश में रहता है। उसको पक्षबली चंद्रमा कहते हैं या धवल कांति वाला चंद्रमा कहते हैं। उस पर स्व राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो वह चाहे निषाद कुल में पैदा हुआ हो, स्व राशि या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह, कोई भी ग्रह जो अपनी उच्च राशि में या स्व राशि में बैठा हो और अपनी पूर्ण दृष्टि उस पर डाल रहा हो, तो जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा पर कहीं से भी डालता है, मान लीजिए
यहां से मंगल ही डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि अपनी डाल रहा है स्वराशि में स्थित होकर के चंद्रमा पर। चाहे कोई भी ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में होकर के उसको देख रहा हो, तो इस स्थिति में जो है सो जातक राजा होता है। चाहे वो साधारण वंश में ही पैदा हुआ हो, लेकिन वो वैभव संपन्न व्यक्ति होता है। अगला है, यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य 3 केंद्रों में से, अगला पॉइंट क्या है, लग्न के अतिरिक्त केंद्र में 4 होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, लेकिन लग्न में चंद्रमा को अच्छा नहीं कहा जाता है। तो यदि लग्न के अतिरिक्त अन्य 3 केंद्रों में से किसी में कला स्फुरित मतलब जिसकी कलाएं पूर्ण प्रकाशमान हो, जिस चंद्रमा की, और पूर्ण कांति का चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा स्थित हो, ऐसा जातक हाथी और घोड़ों से युक्त राजा होता है। लग्न के अंतरिक्ष कहीं भी स्थित हो चंद्रमा पूर्णिमा का, एकदम एकमात्र यही योग जो है सो जातक को राजा बनाने में काफी सक्षम है। तो मान लेते हैं, और केंद्र में स्थित हो, लग्न को छोड़ करके चतुर्थ, सप्तम या दशम में कहीं भी पूर्ण कांति का धवल चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा का चंद्रमा अवस्थित हो, तो जातक राजा होता है, हाथी घोड़ों से युक्त राजा होता है, अर्थात वैभव संपन्न राजा होता है। अगला है कि यदि शुक्र अश्विनी नक्षत्र में होकर लग्न में स्थित हो और उसे 3 ग्रह देखते हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजा होता है, जो अपने शत्रुओं को जीतता है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में होकर के लग्न में स्थित हो, अश्विनी नक्षत्र में होने से शुक्र किस राशि में होगा, ये हम जानते हैं कि मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर के 13°20 कला तक अश्विनी नक्षत्र का स्थान होता है। तो शुक्र जो होगा मेष राशि में अवस्थित होगा, मेष राशि के 13°20 कला तक कहीं भी अवस्थित हो और लग्न में स्थित हो, और उसको 3 ग्रह देखते हो, 3 ग्रह उसको कहीं से भी देख रहे हो, जैसे मान लीजिए यहां से उसको कोई भी ग्रह दिख रहा हो, यहां से मंगल दिख रहा हो चतुर्थ दृष्टि से, यहां से बृहस्पति दिख रहा हो उसको पंचम दृष्टि से, और यहां से शनि उसको देख रहा हो दशम दृष्टि से, 3 ग्रह उसको देख रहे हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है और प्रबल राजा होता है, अपने शत्रुओं को जीतने वाला होता है। शुक्र अश्विनी नक्षत्र में होकर के लग्न में बैठा हो और उसको 3 ग्रह देख रहे हो, इस स्थिति में जातक जो है प्रबल राजा होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगला है कि यदि लग्नेश बलवान हो और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो, तो जातक राजा होता है। लग्नेश बल्ली लग्नेश हो और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में अवस्थित हो, तो जातक राजा होता है। द्वितीय भावस्थ राशि जो हो वो लग्नेश की या शुक्र की शत्रु राशि या नीच की राशि नहीं होनी चाहिए। उदाहरण कुंडली में देखते हैं, लग्नेश कौन सा है, मंगल है। मंगल और शुक्र द्वितीय भाव में अवस्थित हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। यहां पे वृष राशि है जो शुक्र की अपनी स्वराशि है और मंगल के समग्रह की राशि है, मंगल के साथ शुक्र का सम का रिश्ता है, तो शत्रु राशि नहीं हुई और न नीच की राशि हुई। इसलिए इस स्थिति में यहां पे जातक के लिए राजयोग का निर्माण होता है। फिर से जान लें हम लोग, लग्नेश बली हो, लग्नेश का बली होना जरूरी है और शुक्र के साथ होकर के द्वितीय भाव में स्थित हो, तो जातक राजा होता है। द्वितीय भाव में स्थित राशि जो है वो लग्नेश के लिए या शुक्र के लिए नीच की राशि अथवा शत्रु की राशि नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट, यदि मंगल मेष, सिंह या धनु राशि में स्थित होकर लग्न में हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से राज्य प्राप्त करता है। मंगल मेष में, सिंह में या धनु राशि में स्थित होकर के लग्न में अवस्थित हो और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो मनुष्य राजा होता है। मान लेते हैं इस उदाहरण कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष में मंगल जो है सो स्थित है और मित्र ग्रह बृहस्पति उसको पंचम दृष्टि से देख रहा हो तो मनुष्य राजा होता है। फिर से ध्यान में हम लोग, मेष लग्न हो या सिंह लग्न हो या धनु लग्न हो, उसमें स्थित हो मंगल और उसको मित्र ग्रह देखता हो तो जातक राजा होता है तथा अपनी भुजाओं के बल से, भुजाओं के पराक्रम से राज्य प्राप्त करता है। अगला है कि यदि दसम भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या है इस पॉइंट में? नवम भाव का स्वामी, उदाहरण कुंडली में हम देख लें, नवम भाव का स्वामी कौन सा है? बृहस्पति, जो दसम भाव में अवस्थित हो, और दशमेश जो है वो नवम भाव में अवस्थित हो। दशमेश कौन सा है? शनि। ये नवमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन परस्पर जो है ये बहुत ही प्रबल राजयोग होता है। केंद्रेश और त्रिकोणेश का एक दूसरे के स्थान में बैठना ये प्रबल राजयोग होता है। तो इस स्थिति में ऐसा जातक राजा होता है और यह योग जो है सो बहुत ही प्रबल राजयोग है। किसी भी कुंडली में नवमेश और दशमेश में संबंध बन रहा हो, चाहे हम लोग पहले से भी इस बात को अध्ययन किए हैं कि केंद्रेश या त्रिकोणेश, केंद्रेश तथा त्रिकोणेश का संबंध आपस में कुंडली में राजयोग पैदा करता है, राजयोग का निर्माण करता है। तो ये जो है जो बहुत प्रबल राजयोग की स्थिति है। यदि नवमेश दशम में बैठा हो और दशमेश नवम स्थान में बैठा हो तो जातक राजा होता है और ऐसे व्यक्ति की सभी प्रशंसा करते हैं और ये स्थिति जो है जो प्रबल राजयोग कारक होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।